हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 के अंदर एक नया टॉपिक है काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब आगे की जो एक्सरसाइज या जो भी एग्जांपल्स है वो तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आपको क्वाड्रिलेटरल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज है या क्वाड्रिलेटरल के बारे में अगर आपको पता होगा। तो पहले हमें क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना होगा और उसके बाद में हम उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल हम लेते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल क्या है आपके, रेक्टेंगल। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो रेक्टेंगल का शेप कैसा होता है। ये आपके रेक्टेंगल का शेप कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, अब रेक्टेंगल की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती है, रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो देखो, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। ये 4 है तो ये भी क्या होगी, 4 होगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है आपके, ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों, जो आपके ऑपोजिट साइड्स होती है, अगर आप इन दोनों को आगे इंक्रीज करते हो तो वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। आपने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा होगा। जैसे कि देखो, ये एक लाइन है AB लाइन, ठीक है, और ये एक लाइन है आपके CD लाइन। इसको हम क्या कहेंगे, CD लाइन कहेंगे। अगर ये दोनों लाइन एक ही डिफरेंस के ऊपर चलती जाए, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा एक जैसा रहे, तो वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पैरेलल लाइंस कहते हैं। और इन्हें पैरेलल को इस तरीके से शो किया जाता है, AB जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। ठीक है, यानी अगर दो लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। यह आपने 7th में पढ़ा होगा। और पैरेलल का सिंबल कैसा होता है, ऐसा डबल 1 जैसा एक सिंबल होता है, जिसको हम पैरेलल को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रेक्टेंगल में भी सेम प्रॉपर्टी होती है, उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल तो होती है, लेकिन इक्वल होने के साथ साथ वो पैरेलल भी होती है। यानी अगर इन दोनों साइड को आप आगे इंक्रीज करते हो तो ये इंटरसेक्ट नहीं होगी, और इन दोनों साइड को ऊपर की तरफ इंक्रीज करोगे तो वो भी इंटरसेक्ट कभी नहीं होगी। यानी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है एंड पैरेलल भी होती है। क्या होती है दोस्तों, पैरेलल। पैरेलल को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब इसके जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, वो भी हम लिख देते हैं। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, राइट एंगल। सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, यह बात हमें अच्छी तरीके से पता है। ओके, उसके बाद में हम इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, इसमें डायगोनल्स भी इक्वल होती है। इसमें डायगोनल्स भी क्या होती है, इक्वल। जैसे कि देखो, डायगोनल्स क्या होती है, ऑपोजिट वर्टेक्स। ये वाला वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स है। ऑपोजिट यानी आमने सामने का वर्टेक्स, इनको मिलाने पर, मैच करने पर जो लाइन ऑब्टेंड होती है उसे हम डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, डायगोनल। इसको भी मैं मैच कर देता हूं तो ये भी आपके क्या होगी दोस्तों, डायगोनल होगी। क्या होगी, डायगोनल होगी। ओके, तो जो डायगोनल्स होती है वो दोनों की दोनों क्या होती है दोस्तों, इक्वल होती है। मान लो ये वाली डायगोनल 6 सेंटीमीटर है तो ये वाली डायगोनल भी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर ही होगी। तो हम क्या लिखेंगे, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स क्या होती है, इक्वल होती है। एक चीज और मैं आपको इसके बारे में बता दूं, जो डायगोनल्स होती है वो इक्वल तो होती है। जैसे ये एक रेक्टेंगल है,
इसमें मैं एक डायगोनल खींचता हूं, ये मैंने डायगोनल बनाई और ये मैंने डायगोनल बनाई, दोनों डायगोनल इक्वल है, मान लेते हैं दोनों डायगोनल, ये वाली डायगोनल 6 सेंटीमीटर की है और ये वाली डायगोनल भी 6 सेंटीमीटर की है। ओके, दोनों डायगोनल्स क्या होती है, इक्वल होती है, मैंने लिख दिया डायगोनल्स आर इक्वल। लेकिन जिस पॉइंट पे ये कटती है वहां पर ये हाफ हाफ हो जाती है, यानी कि इस पॉइंट पे कट रही है, ये वाली कितने की है, 6 सेंटीमीटर की है, तो ये 3-3 सेंटीमीटर की हो जाएगी, यानी जिस पॉइंट पे कटती है बाइसेक्ट हो जाती है, और ये भी तो 6 की है तो ये भी कटेगी और हाफ हाफ हो जाएगी। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, डायगोनल्स इक्वल होती है, एक पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट होती है और 4 इक्वल पार्ट फॉर्म करती है, ये भी 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का और ये भी 3 का, यानी कि 4 पार्ट बनाए इसने, जो चारों पार्ट क्या है, इक्वल है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड bisect to each other at a point and form 4 equal parts, 4 इक्वल पार्ट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये रेक्टेंगल है दोस्तों, ये आपके रेक्टेंगल है, ठीक है, और रेक्टेंगल की ये साइड है, ठीक है, इस साइड के ऊपर ये एंगल है और ये भी एंगल है। अगर एक ही साइड के ऊपर जो दो एंगल बनते हैं उन्हें एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। जैसे कि ये वाली साइड है तो इस साइड के ऊपर ये एंगल यहां पर बन सकता है और एक एंगल यहां पर बन सकता है, यानी अगर दो एंगल एक ही साइड पे बने हुए हो, देखो ये दोनों एंगल इस साइड के ऊपर है कि नहीं है, बिल्कुल है, ये दोनों एंगल इस साइड पे है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो रेक्टेंगल के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहां पर एक प्रॉपर्टी और लिख देते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल की शॉर्ट फॉर्म होती है एडीजे, हम लिख सकते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अब चाहे वो कोई सा भी एडजेसेंट एंगल हो, देखो जैसे मैंने इसको नाम दिया ए बी सी डी, तो ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है और ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है। कोई भी दो एडजेसेंट एंगल, यहां पर मैं ए और बी की बात करता हूं तो एंगल ए और एंगल बी, इनको सम करने पर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। चूंकि चारों एंगल ही 90 डिग्री के हैं तो ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इनमें इक्वल होते हैं। होप कि आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद में हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है दोस्तों अपने स्क्वायर। अब हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप स्क्वायर शेप के बारे में देखिए, आपको पता है स्क्वायर की शेप कैसी होती है, इस प्रकार की होती है, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम उनको लिखेंगे भी सही। देखो सबसे पहले हम जानते हैं जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड्स क्या होती है दोस्तों, इक्वल होती है। ठीक है, इसमें भी हम लिखते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, और जो ऑपोजिट साइड्स है आमने सामने वाली, ये पैरेलल होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन दोनों साइड्स को आगे इंक्रीज करोगे तो इंटरसेक्ट नहीं होगी, और इन दोनों साइड्स को ऊपर इंक्रीज करोगे तो ये इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो सारी साइड्स इक्वल होती है। अगर मान लो ये 4 सेंटीमीटर की है तो सारी साइड ही क्या होगी दोस्तों, 4 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल बट opposite sides are parallel, ये पैरेलल का साइन होता है। सारी साइड्स इक्वल होती है लेकिन ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। चारों एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। उसके बाद में
बात करते हैं इनकी डायगनल्स के ऊपर। किनके ऊपर? इनकी जो डायगनल्स होती है, एक बार फिर से स्क्वायर बनाते हैं। डायगनल आप अच्छी तरीके से जानते हो, डायगनल्स किनको कहते हैं? ये जो ऑपोजिट वर्टेक्स होते हैं, इनकी जो डिस्टेंस है, इनको जो मिलाने वाली लाइन है, उसे हम क्या कहते हैं? डायगनल कहते हैं। इनमें भी डायगनल्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो हम यहां लिख देते हैं डायगनल्स आर इक्वल। ठीक है, मान लो ये 8 सेंटीमीटर की है, तो ये वाली डायगनल भी क्या होगी? 8 सेंटीमीटर की होगी। दोनों डायगनल्स क्या होती है? इक्वल होती है। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, यानी जिस पॉइंट पे कटती है, हाफ हाफ हो जाती है। यानी ये वाली 4 सेंटीमीटर की और ये वाली 4 सेंटीमीटर की, और ये वाली डायगनल भी 8 सेंटीमीटर की है, तो ये भी हाफ हाफ हो जाएगी। 4 4। तो आप देखोगे ये जो 4 पार्ट बन रहे हैं, 4 4 4 एंड अगेन 4, तो जो 4 पार्ट फॉर्म होते हैं, वो चारों पार्ट ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? डायगनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर एट। एक और बात है दोस्तों, डायगनल जो रेक्टेंगल हमने पढ़ा था, रेक्टेंगल के अंदर भी डायगनल्स क्या थी? इक्वल होती है। जिस पॉइंट पे कटती है, हाफ हाफ हो जाती है। इसमें एक स्पेशल बात यह है कि जिस पॉइंट पे भी कटती है, 90 डिग्री फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है? यानी अगर दोनों जो डायगनल्स कट रही है, यहां पर आपके 90 डिग्री फॉर्म होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? डायगनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल, यस और नो? डायगनल्स आपके इक्वल होती है, जिस पॉइंट पे कटती है 22 हो जाती है, और 90 डिग्री भी क्या करती है? फॉर्म करती है। इसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, और बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? हाफ होना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, आगे देखिए, इसमें एक और प्रॉपर्टी ये हम लिख सकते हैं कि जो एडजेसेंट एंगल है, और चूंकि चारों एंगल ही 90 डिग्री के होते हैं, तो एडजेसेंट एंगल का सम 90 डिग्री होता है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर दो एंगल एक ही लाइन पे बने हुए हैं, जैसे ये दोनों एंगल एक ही लाइन पे बने हुए हैं, ये दोनों एंगल एक ही लाइन पे बने हुए हैं, ये दोनों एंगल एक ही साइड पे बने हुए हैं, अगर दो एंगल एक ही साइड पे बने हुए हैं, तो उन्हें एडजेसेंट एंगल कहते हैं। और स्क्वायर के अंदर एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये प्रॉपर्टीज है दोस्तों किसकी? ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपकी स्क्वायर की है। अब मैं इसमें आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, जो भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, वो आपको स्क्वायर के अंदर देखने को मिलेगी। रेक्टेंगल क्या कहता है दोस्तों? रेक्टेंगल कहता है ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, स्क्वायर कहेगा मेरी भी ऑपोजिट साइड इक्वल है। इनफ, मेरी तो चारों ही साइड इक्वल है। ठीक है ना? रेक्टेंगल क्या कहता है? मेरी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। स्क्वायर कहेगा मेरे पास भी ऑपोजिट साइड इक्वल है। इनफ, मेरी तो चारों ही साइड इक्वल है। ठीक है, फिर रेक्टेंगल क्या कहता है? मेरे चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर कहेगा मेरे पास भी चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। रेक्टेंगल कहता है कि मेरी डायगोनल्स इक्वल होती है। स्क्वायर कहेगा मेरे पास भी डायगोनल इक्वल है। रेक्टेंगल कहता है कि जो मेरी डायगोनल्स है वो आपस में बाइसेक्ट होती है पॉइंट के ऊपर। स्क्वायर कहेगा मेरे पास भी डायगोनल इक्वल होती है, बाइसेक्ट होती है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होती है। यानी जो भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, जो भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, वो आपको स्क्वायर के अंदर देखने को मिलेगी। इस वजह से स्क्वायर को हम एक रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। स्क्वायर एक प्रकार का रेक्टेंगल भी होता है। तो एक लाइन आप नोट कर लेना, स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ, स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल। यानी स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं? रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। बट रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। लेकिन रेक्टेंगल एक प्रकार का स्क्वायर नहीं हो सकता है।
स्क्वायर को तो मैं रेक्टेंगल कह सकता हूं, लेकिन रेक्टेंगल को हम क्या नहीं कह सकते हैं, स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। आई बात समझ में? आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद में हम थर्ड क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपने पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम। दोस्तों पैरेललोग्राम जो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये दिखता तो रेक्टेंगल की तरह है, लेकिन थोड़ा सा ये क्या होता है, टेढ़ा होता है, तिरछा होता है, ठीक है ना। रेक्टेंगल में क्या होता है कि चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और इसमें चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा तिरछा होता है, टेढ़ा होता है। इसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे। देखिए पैरेललोग्राम लगभग रेक्टेंगल की तरह है। जैसे कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, उसी तरीके से इसमें भी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल और पैरेलल होती है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। उसके अलावा पैरेलल भी होती है, तभी तो इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ही क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड पैरेलल है तो उसे हम पैरेललोग्राम कहेंगे, ठीक है। आप इन दोनों साइड को इंक्रीज कीजिए और इन दोनों साइड को इंक्रीज कीजिए, वो इंटरसेक्ट नहीं होगी, ठीक है ना। हम इन्हें क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हैं। चलो इनकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। opposite sides are equal and parallel। क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। उसके अलावा इसमें चारों एंगल 90 डिग्री के तो नहीं होते हैं, लेकिन ऑपोजिट एंगल जरूर इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला, ये दोनों ऑपोजिट एंगल है, और एंगल बी और एंगल डी, ये दोनों ऑपोजिट एंगल है तो ये इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आई बात समझ में? जो ऑपोजिट एंगल्स है दोस्तों वो क्या होंगे, इक्वल, ठीक है दोस्तों। ऑपोजिट साइड्स क्या, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, और मैं कह सकता हूं जो एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसमें डायगोनल्स इक्वल तो नहीं होती है। जैसे कि अपन बात करते हैं, ये मैंने बनाई इसमें क्या, डायगोनल, ठीक है, ये मैंने डायगोनल ड्रॉ की है। मान लो ये डायगोनल आपके 8 सेंटीमीटर है तो ये वाली डायगोनल इसके 6 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगी। डायगोनल्स इक्वल नहीं होती है, लेकिन जिस पॉइंट पे कटती है बाइसेक्ट जरूर हो जाती है। अगर ये 6 है तो दोस्तों ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम केवल इसमें क्या लिख सकते हैं, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। diagonals are bisect to each other, ठीक है। डायगोनल्स क्या होती है, बाइसेक्ट जरूर हो जाती है, ओके। और इसमें भी दोस्तों जो एडजेसेंट एंगल है, अब जैसे कि एंगल ए और एंगल बी एक ही साइड पे बने हुए हैं तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, और मैं लिख सकता हूं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। इसके अलावा पैरेललोग्राम के अंदर और कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, आप इसको नोट कीजिए। फिर हम इसके बाद में रोम्बस की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रोम्बस। क्या है, रोम्बस। रोम्बस की जो शेप होती है वो स्क्वायर से मिलती जुलती होती है, ठीक है ना। बट स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड तो इक्वल होती है, ये चारों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी, बट चारों एंगल 90 के नहीं होते हैं, थोड़ा सा ये टेढ़ा होता है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। अंतर बस इतना होगा, स्क्वायर में चारों एंगल राइट एंगल होंगे और इसमें चारों एंगल राइट एंगल नहीं होंगे, ठीक है। स्क्वायर को हम दो तरीकों से बना सकते हैं, एक तो ये शेप है और एक ये इस तरीके से काजू की कतली की तरह अपन बना सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। रोम्बस के अंदर भी सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 4, ये भी 4, ये भी 4। इसमें लिखते हैं हम ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। लेकिन जो अपोजिट साइड्स है, जैसे ये दोनों आमने सामने की साइड है, इनको इंक्रीज करो, और ये दोनों अपोजिट साइड्स है, इनको इंक्रीज करो, इंटरसेक्ट नहीं होगी। अपोजिट साइड्स पैरेलल जरूर होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल, और जो अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या होती है? पैरेलल होती है। क्या होती है दोस्तों? पैरेलल होती है। उसके अलावा ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं इसमें। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। इसमें भी लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं दोस्तों? इक्वल होते हैं। उसके अलावा डायगनल्स, ठीक है ना, डायगनल्स इक्वल तो नहीं होती है। ये वाली डायगनल और ये वाली डायगनल, ठीक है, ये दोनों डायगनल्स इक्वल तो नहीं होती है, लेकिन जिस पॉइंट पे कटती है बाइसेक्ट जरूर हो जाती है। ये दोनों इक्वल होगा और ये दोनों आपस में इक्वल होगी। सपोज इसमें समझते हैं अपन, देखो एक ये डायगनल है आपके, और मान लो एक ये डायगनल है, ठीक है ना, थोड़ी सी टेढ़ी चली गई ये, ठीक है। मान लेते हैं ये वाली डायगोनल 4 सेंटीमीटर है और ये वाली डायगोनल फिर से 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। जैसा अपने पैरेललोग्राम में भी था, डायगोनल्स इक्वल नहीं होती है, लेकिन जिस पॉइंट पे कटती है बाइसेक्ट जरूर होती है। ये 2 और ये 2, टोटल 4 की थी, हाफ हाफ हो जाएगी। ये टोटल 6 सेंटीमीटर की 3 की हो जाएगी, सॉरी कितने की हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। बस इसमें स्पेशल ये होगा, डायगोनल जिस पॉइंट पे कटेगी वहां पर राइट एंगल बनाएगी, और ये प्रॉपर्टी अपने होती थी स्क्वायर के अंदर, ठीक है ना। स्क्वायर में भी डायगोनल जहां पर भी कटती थी 90 डिग्री फॉर्म होता था। उसी तरीके से यहां पर भी है, डायगोनल्स आर, इसमें लिखते हैं अपन डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर। डायगोनल जिस पॉइंट पे कटती है बाइसेक्ट हो जाती है, हाफ हाफ हो जाती है। आई बात समझ में? उसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी कह सकते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? हाफ हाफ हो जाना, ठीक है। और उसके अलावा जो सब में सेम है, इसमें भी एडजेसेंट एंगल का सम करने पर क्या होता है? 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल के बारे में फिर से बता देता हूं। एक ही साइड पे, जैसे कि एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों एंगल एक ही साइड पे बने हुए हैं, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। एंगल डी और एंगल है एक ही साइड पे बने हुए हैं, तो इन दोनों को एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और जिस तरीके से हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर को कंपेयर किया था, उसी तरीके से हम पैरेललोग्राम और रोम्बस को भी कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टीज है वो रोम्बस के अंदर है। पैरेललोग्राम क्या कहता है? मेरी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है, तो इसमें भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है। इनफ इसकी तो चारों ही साइड इक्वल है। पैरेललोग्राम कहता है मेरे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो रोम्बस कहेगा मेरे पास भी ऑपोजिट जो एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम कहता है मेरी जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट होती है, तो रोम्बस कहेगा मेरी जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट होती है, आधी आधी हो जाती है और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होती है। पैरेललोग्राम कहेगा मेरे एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, रोम्बस कहेगा मेरे भी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है। यानी पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो रोम्बस के अंदर है। रोम्बस के पास इनफ उससे ज्यादा ही है, लेकिन रोम्बस के अंदर भी देखने को मिलती है। इस वजह से रोम्बस को हम एक पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। तो एक नीचे हम लाइन ऐड कर देते हैं, रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पैरेललोग्राम। तो रोम्बस को मैं क्या कह सकता हूं? एक
इस रोम्बस को क्या कह सकता हूं, एक पैरेललोग्राम भी कह सकता हूं, ठीक है। लेकिन पैरेललोग्राम को रोम्बस कह सकता हूं क्या? ये मैंने एक बनाया पैरेललोग्राम, और क्या मैं इसको एक रोम्बस कह सकता हूं? तो देखो दोस्तों, प्रॉपर्टी की बात है, अगर इसके अंदर चारों साइड इक्वल होती तो मैं इसको रोम्बस भी कह पाता। रोम्बस कहेगा मेरी चारों साइड इक्वल है, इसके पास तो चारों साइड इक्वल नहीं होती है, तो फिर इसको हम रोम्बस नहीं कह सकते, इसको केवल पैरेललोग्राम ही कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, रोम्बस के पास पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी है, इस वजह से रोम्बस को हम एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं, बट पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस। पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होता। आप इसको नोट कीजिए, फिर जो ट्रेपिज्म है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सेकंड लास्ट क्वाड्रिलेटरल है दोस्तों आपके ट्रेपीजियम। क्या है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, देखो समझते हैं। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर ये दोनों ऑपोजिट साइड है और ये दोनों भी ऑपोजिट साइड है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना। ये दोनों ऑपोजिट साइड इसका एक पेयर मान लेते हैं, ये दोनों ऑपोजिट साइड इसका दूसरा पेयर, यानी अगर मैं कहूं तो मेरे पास ऑपोजिट साइड्स के दो पेयर है। ये दोनों ऑपोजिट साइड है फर्स्ट पेयर, ये दोनों ऑपोजिट साइड है सेकंड पेयर, यानी मेरे पास ऑपोजिट साइड के दो पेयर होते हैं, जिनमें से एक पेयर पैरेलल होता है, इक्वल का भी मैं नहीं कह रहा। ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये आपके 6 सेंटीमीटर होगी, और ये आपके अगर मान लो 3 सेंटीमीटर है तो ये आपके अप्रोक्स 2 सेंटीमीटर, यानी साइड्स इक्वल की तो कोई बात ही नहीं है। बस बात क्या चल रही है इसके अंदर, जैसे ये दोनों ऑपोजिट साइड है और ये दोनों ऑपोजिट साइड है, तो ऑपोजिट साइड का दो पेयर बनता है, दो जोड़ा बनता है, और दो पेयर में से केवल एक पेयर पैरेलल होता है। अगर आप इन दोनों को आगे इंक्रीज करोगे तो ये इंटरसेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं यहां लिखता हूं opposite sides of one pair are parallel। ऑपोजिट साइड का एक पेयर क्या होता है? पैरेलल होता है, ठीक है ना। और कौन सा? ए बी और ये जो सी डी, ये दोनों जो साइड्स है वो पैरेलल होगी, ए बी पैरेलल टू सी डी, इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद में इसमें भी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन कौन से एडजेसेंट एंगल? ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है, और ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है। लेकिन वो एडजेसेंट एंगल जो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं उनका ही सम 180 डिग्री होगा। सम ऑफ adjacent angles between parallel lines, जो पैरेलल लाइंस के बीच में है। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, अब इनके बीच में एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं? एक तो एंगल ए और एक एंगल डी, एक तो एंगल ए और एक एंगल डी, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। और ये एंगल सी और ये एंगल बी, ये दोनों एंगल भी पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, तो एंगल बी प्लस एंगल सी, इन दोनों का सम भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो एडजेसेंट एंगल है जो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसी के साथ दोस्तों आपके ट्रेपिज्म के अंदर बस दो ही प्रॉपर्टी है, एक तो ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होता है, और जो एडजेसेंट एंगल है पैरेलल लाइन के बीच में उनका सम 180 डिग्री होता है। उसके अलावा इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, नोट कीजिए आप इसको। तो अब लास्ट क्वाड्रिलेटरल है दोस्तों अपने पतंग, ठीक है। देखो काइट की क्या प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले हम काइट की प्रॉपर्टी के बारे में अपन समझते हैं। एंड हाँ, काइट से मुझे याद आया दोस्तों, हैप्पी मकर संक्रांति। आज ही के दिन मकर संक्रांति है, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। देखो दोस्तों,
काइट के बारे में अपन काइट की प्रॉपर्टी समझते हैं। काइट के अंदर क्या है, देखिए इस वर्टेक्स को देखिए आप, डी वर्टेक्स को। अब डी वर्टेक्स से एक तो ये साइड जा रही है और एक ये साइड जा रही है। अगर एक ही वर्टेक्स से दो साइड जाती है तो उन्हें हम कंसेक्टिव साइड्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कंसेक्टिव साइड बोला जाता है। और वर्टेक्स बी को देखिए आप, यहां से भी दो साइड जा रही है, एक तो ये AB और एक BC, तो इन दोनों को भी हम क्या कह सकते हैं? कंसेक्टिव साइड्स कह सकते हैं। तो दोस्तों कंसेक्टिव साइड्स के यहां पर दो पेयर बन गए, एक तो ये कंसेक्टिव साइड से इन दोनों का एक पेयर, और ये दोनों भी कंसेक्टिव साइड है, इन दोनों का भी एक पेयर। टोटल कंसेक्टिव साइड्स के कितने पेयर होते हैं? दो पेयर होते हैं। तो टू पेयर ऑफ कंसेक्टिव साइड्स आर इक्वल, जो मुझे दिख भी रहा है 2 2 ये दोनों साइड्स इक्वल होती है, और 4 4 ये दोनों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। जो कंसेक्टिव साइड से उनके दो पेयर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसके अलावा जो डायगोनल से, इक्वल का मैं नहीं कह रहा, जो डायगोनल से वो जहां पर भी कटती है 90 डिग्री फॉर्म करती है, 90 90 90 90। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो डायगोनल्स होती है वो परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। उसके अलावा एक डायगोनल बाइसेक्ट होती है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, तो ये जो छोटी वाली डायगोनल है वो बाइसेक्ट होती है। मान लो ये 1 सेंटीमीटर है तो ये वाली डायगोनल भी आपके 1 सेंटीमीटर, केवल एक डायगोनल हाफ हाफ हो जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वन डायगोनल आर बाइसेक्ट, एक डायगोनल हाफ हाफ हो जाती है। उसके अलावा एंगल ए और एंगल सी ये दोनों ऑपोजिट एंगल है, एंगल बी और एंगल डी ये दोनों ऑपोजिट एंगल है। तो ऑपोजिट एंगल का एक पेयर, ये दोनों ऑपोजिट एंगल है, ये दोनों ऑपोजिट एंगल है। ऑपोजिट एंगल के हमारे पास दो पेयर होते हैं, तो ऑपोजिट एंगल का एक पेयर इक्वल होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं? ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल सी है ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल बी और एंगल डी ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होते। एम का मतलब है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, एंगल ए का मेजरमेंट और एंगल सी का मेजरमेंट, इन दोनों का मेजरमेंट इक्वल होता है, लेकिन एंगल बी और एंगल डी ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होते हैं। कुल मिला के ऑपोजिट एंगल्स के दो पेयर बनते हैं, जिनमें से एक पेयर ही इक्वल होगा। कौन? एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा, लेकिन एंगल बी और एंगल डी इक्वल नहीं होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपके जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स है उनकी प्रॉपर्टी के बारे में हम सब समझ चुके हैं अच्छी तरीके से। अब एक जो लास्ट लाइन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं लिख देता हूं। जितने भी हमने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े हैं ये सारी की सारी इनकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको स्क्वायर के अंदर देखने को मिलेगी। आई बात समझ में? जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स मैंने पढ़ाए हैं और ये जो भी हमने प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको किसमें देखने को मिलेगी? स्क्वायर के अंदर देखने को मिलेगी। यानी स्क्वायर एक प्रकार का स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है, जिसे मैं रेक्टेंगल भी कह सकता हूं, जिसे मैं पैरेललोग्राम भी कह सकता हूं, रोम्बस भी कह सकता हूं, ट्रेपिज्म भी कह सकता हूं और काइट भी कह सकता हूं। ठीक है ना? यानी स्क्वायर is a type of rectangle। स्क्वायर को आप रेक्टेंगल कह सकते हो, स्क्वायर को आप पैरेललोग्राम कह सकते हो, स्क्वायर को आप रोम्बस कह सकते हो, स्क्वायर को आप ट्रेपिज्म भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? ट्रेपिज्म कह सकते हैं, और स्क्वायर को आप काइट भी कह सकते हो। और रीजन क्या है, क्यों कह सकते हैं स्क्वायर को? क्योंकि जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स है उनकी सबकी प्रॉपर्टी किसमें आपको देखने को मिलती है? स्क्वायर के अंदर देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक था काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी एग्जांपल्स एक्सरसाइज है उनको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।